इस अपार्टमेंट का ही ड्रेनेज है। स्लोप अभी भी देखिए अब वैसे ही है, मतलब अभी भी इस ड्रेनेज अभी भी यूज़ हो रहा है इस महल में पानी निकालने के लिए। और इस दीवार के अंदर है उनके नहाने का कमरा। अब जैसे एक होल ये है, इस होल से ठंडा पानी अंदर के टैंक में डाला जाता था, और दूसरा जो ये होल है इसमें आग लगाई जाती थी पानी गर्म करने के लिए। तो अभी जब अंदर ले चलेंगे आपको इसके, तो इसमें 3 टैंक बने हैं, 1, 2 और तीसरा इस तरफ है। तो पहला था ठंडे पानी का, दूसरा था उससे ठंडा पानी लिया जाता था दूसरे में और उसको गर्म किया जाता था, और फिर उससे पानी मिक्स करके तीसरे में भेजा जाता था। तो वो पानी यूज करते थे नहाने के लिए ये लोग जी, मतलब स्नानागृह वहीं पे था राजा का। ये देखिए आप, ये पहला टैंक पानी का, इसमें बाहर से पानी भरा गया है ठंडा पानी, और फिर इस होल के जरिए देखिए नीचे होल है। अच्छा, पानी ठंडा पानी कहाँ लिया गया? दूसरे टैंक में। अब आप आइए दूसरे टैंक में, इसमें देखिए कढ़ाई लगाई गई, आयरन पॉट, और उसके नीचे आग लगाई गई, पानी ठंडा किया, गर्म किया गया सॉरी, और गर्म करने के बाद अगर और ज़रूरत पड़ी मिलाने की तो फिर इस ऊपर वाले टैप को खोला गया, तो उससे पानी मिक्स किया गया, और जितना मिक्स करना हो मिक्स करने के बाद उसको बंद किया, और फिर इस होल के जरिए तीसरे टैंक में पानी ले लिया गया, मिक्स पानी, और फिर उससे पानी लिया गया नहाने के लिए। मीन्स गीज़र का कॉन्सेप्ट था, ये ऑटोमेटिकली रिफिल होगा, ऑटोमेटिकली मिक्स होगा, ये मतलब अलग से मैनुअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही होगा। और ये जो चैनल्स आप देख रहे हैं इसका पानी बाहर निकालने के लिए था जी, उसी समय के चैनल्स बने हुए हैं ये सर सभी टॉयलेट हैं, ये सभी कदमचा टॉयलेट हैं। इसमें पास से देखिए आप, नीचे जाके खुले होंगे, देखिए आप नीचे खुले हैं। तो एवरीडे बाहर से ही इनको क्लीन किया जाता था, अनटचेबल्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अंदर आए रॉयल पैलेस के, तो हमेशा बाहर के बाहर क्लीन करते थे। टॉयलेट्स हैं, मीन्स वो उस समय हाइजीन को जानते थे। क्या होता है जब इन्वेडर आपको इन्वेड करता है ना, मीन्स वो आपकी टेरिटरी को इन्वेड नहीं करता है, पहले सबसे पहले वो आपके कल्चर को इन्वेड करता है, कोई भी इन्वेडर हो। जैसे अगर आप ब्रिटिश की बात करो, तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या बोला, इंडियंस वाइल्ड है, यू डोंट नो अबाउट द हाइजीन। अब 16th सेंचुरी का तो मैं टॉयलेट ही दिखा रहा हूँ, और उससे भी पुराना लेना है अगर आपको, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब एक्सकेवेट किया गया तो उसमें भी अंडरग्राउंड सीवेज पाया गया। मीन्स उस समय तो ब्रिटेन मैप पे नहीं हुआ कहीं, तो हाइजीन तो हमारे यहाँ पे उस समय भी थी, आज से 6000 साल पहले भी। लेकिन क्या है, जब इन्वेट कर दिया गया तो वेरेन को वॉश कर दिया गया, तो जो लिंक है अभी वो 1000 ईयर की लिंक टूटी है, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। जैसे आपको मैंने बताया था अवतार है, रीइंकार्नेशंस, तो लॉजिकली तो अभी तो हम आप बता देते कि अवतार हैं विष्णु भगवान के। एक माइंड करिएगा हेड को आप प्लीज यहाँ पे देखिएगा आराम से। लेकिन क्या है, अवतार में आपने अगर एक चीज नोटिस की हो तो उसमें ह्यूमन एवोल्यूशन को दिखाया गया है। अभी हर कोई बिलीव करता है, बिलीव किस पे करता है? थ्योरी ऑफ डार्विन पे। डार्विन की थ्योरी है भाई, सबको माननी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी तो एवोल्यूशन है। आपको मैंने बताया पहला अवतार मत्स्य था, तो उसने भी कहा लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, पानी से आई लाइफ, तो उसने कहा एम्फीबियन आए, तो हमारे यहाँ कुरमा आ गए। तीसरा बड़ा मैमल्स आ गए, तो उसने कहा इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का, तो हमारे नरसिंह भगवान आए और वामन अवतार आए। छठवां फिर परशुराम जी, प्रिमिटिव्स, फिर राम जी आए, सिविलाइजेशन डेवलप हुई। फिर कृष्ण भगवान आए जो सिंबलाइज किसको करते हैं? कल्चरल एवोल्यूशन को। फिर बुद्ध आए जिन्होंने किसको सिंबलाइज किया? स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को। तो बोला एवोल्यूशन ही तो है पूरा एक हिसाब से, बस देखने का नजरिया अलग है आदमी का। तो हर चीज में साइंस है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को छोड़ दिया गया, हर चीज में साइंस है हिंदुइज्म की, हर चीज में मिलेगा आपको। जैसे अगर अस्थि विसर्जन भी होगा ना, तो उसमें भी साइंस ही होगा कुछ ना कुछ। अभी आपको बताएंगे नदी पे चल के। ये सब बाथ टब है उनके। स्पा सेंटर था, जैसे किसी में कभी कोई रोज वाटर से भरा हुआ है, कोई किसी हर्ब से भरा हुआ है, किसी में कोकोनट ऑयल है, कोई भी जो भी चीज़ उनको जिस तरीके का ट्रीटमेंट लेना हो, इन टैंक्स को फिल करके उसमें ट्रीटमेंट लिया करते थे। और जितने भी ये निश्चित है सब लैंप्स वगैरह के लिए थे सर जी, सब निश्चित हो। ये वेंटिलेशन देखिए यहाँ पे खुले हुए अभी भी वेंटिलेशन के लिए। ये पूरा रेनोवेट कर दिया गया इनर पोर्शन, अभी ये सब वॉल रेनोवेट की गई हैं सभी, लेकिन ये टैंक्स उसी समय के हैं। इसका भी स्लोप आप देखिए, ये सीधा नीचे जाएगा, होल्स देखिए आप, एक टैप खोला जाएगा, सारा पानी बाहर एक तरफ से जी, मतलब रुकने का कोई नहीं। अभी भी जैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो जाते हैं, पानी रुक जाता है कभी कभी छत पे एक जगह, स्लोप नहीं बना पाते हैं,
और उस समय देखिए ये सर सबसे पहला महल है ओरछा का। जैसे रुद्र प्रताप ने डिक्लेयर किया था कि ओरछा वुड बी द नेक्स्ट कैपिटल ऑफ बुंदेलास इन 1531, तो उन्होंने इस महल का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था 1531 में। तो 1531 में रुद्र प्रताप जो थे पहले राजा थे जो ओरछा आए थे, तो उन्होंने इसको बनाना शुरू किया 1531 में, लेकिन सेम ईयर में ही उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ का कारण क्या था, जब ये लौट रहे थे गढ़कुड़ार के लिए तो रास्ते में उन्होंने देखा था कि एक टाइगर ने काऊ पे अटैक किया था। तो उस काऊ को, गाय को बचाने के चक्कर में उन्होंने उस बीस्ट को तो मारा, लेकिन उस बीस्ट ने भी इन्हें घायल कर दिया था। तो इसके चलते हुए इनकी डेथ हुई रुद्र प्रताप की। उसके बाद उनके जो पुत्र थे भारती चंद, उन्होंने इनको सक्सीड किया और उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कराया 1554 तक, जब तक कि उनका शासन रहा। लेकिन जब 1554 में उनकी डेथ चाइल्डलेस हुई, तो उनके बाद उनके भाई, छोटे भाई जो थे मधुकर शाह जी, मधुकर शाह जी वही राजा हैं जिनकी की रानी भगवान की मूर्ति अयोध्या से ओरछा लेके आई थी। इनका नाम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है ओरछा की हिस्ट्री में। तो उनके द्वारा इस महल को कंप्लीट कराया गया था 1561 में, ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड 1561। तो इस महल को लगे थे 30 साल बनने में। 1531 से 1561 के बीच का कंस्ट्रक्शन है ये। और ये महल है स्क्वायर प्लान में। एक्चुअली जितने भी रॉयल पैलेस बने हैं इंडिया में, जहाँ पे उस जगह का राजा रहता हो, उसको हमेशा 3 विंग्स में डिवाइड करते थे वो, दीवाने आम, दीवाने खास और लेडीज अपार्टमेंट। तो इसका दीवाने आम बनाया गया है बाहर साइड। दीवाने आम मीन्स पब्लिक ऑडियंस हॉल, जहाँ पे पब्लिक असेंबल होती थी अपने राजा से मिलने के लिए, जस्टिस वगैरह के लिए। दूसरा पोर्शन था दीवाने खास। दीवाने खास मीन्स जहाँ पे उनकी कैबिनेट की मीटिंग होती थी राजा और मंत्रियों के लिए। और तीसरा पोर्शन था लेडीज अपार्टमेंट। अभी आप विजिट करेंगे हिंदू राजा के महल को, तो उस लेडीज अपार्टमेंट को बोला जाता था रनिवास या अंतापुर जी। और यही किसी मुस्लिम बादशाह के महल को विजिट करेंगे तो उस अपार्टमेंट को बोला जाएगा हरम। केवल शब्द चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम था कि रॉयल लेडीज उस अपार्टमेंट में ही रहेंगी, क्योंकि पर्दा सिस्टम आ चुका था भारत में जी। क्योंकि बिफोर द अराइवल ऑफ मुस्लिम कोई पर्दा सिस्टम था ही नहीं इंडिया में। ये तो मुस्लिमों के आने के बाद ये अडॉप्ट किया गया था हिंदुओं के द्वारा। लेकिन उसके लिए भी अलग शब्द है हिंदुइज्म में, जैसे इस्लाम में उसको बोलते हैं पर्दा, लेकिन हिंदुइज्म में क्या बोला जाता है, घूंघट। तो ये महल बना है 3 विंग्स में, दीवाने आम इसका बाहर है। लेकिन इसका जो लेडीज अपार्टमेंट है उसमें कुछ रूम्स हैं राजा और रानी के, जिनमें अभी भी कुछ पेंटिंग्स बची हुई हैं। वो पेंटिंग बेस है हिंदू मिथोलॉजी पे। मोस्टली वहाँ पे विष्णु भगवान के 10 अवतार की पेंटिंग बनाई गई है। लेकिन जैसा मैंने आपको उस कहानी में बताया था कि मधुकर शाह जी एक कृष्ण के भक्त थे, तो जब राजा का कमरा आपको दिखाएंगे तो उसमें मोस्टली आपको कृष्ण भगवान की पेंटिंग देखने को मिलेंगी। तो इसमें कुछ यही पेंटिंग मिलेंगी आपको अवतारों की। तो अभी चलते हैं अंदर, आइए। आप इस महल में जब एंटर हुए ना, आप मेन एंट्रेंस के सामने दीवार है कि मतलब अगर कोई बाहर खड़ा होगा तो अंदर का उसको डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, सेफ्टी पर्पज से। और जिगजैग में हमेशा दरवाजे दिए जाते थे जी। और इसकी सीलिंग पे आप देखिए वही एनग्रेविंग आर्ट है जो आपने लक्ष्मी मंदिर में देखी थी, रेड ऑक्साइड से पेंट करके वाइट कलर बाहर स्क्रैच करके निकाल दिया गया है। तो ये पूरा रेड ऑक्साइड का पेंट है। इसमें भी देखिए हिंजेस लगे हैं, मीन्स यहाँ पे वुडन गेट रहे होंगे, दरवाजे बंद कर। बेसिकली ज्यादातर कमरों में दरवाजे नहीं लगाए जाते थे 16वीं 17वीं शताब्दी में। अच्छा, केवल पर्दे ही होते थे। देखिए आप रिंग्स लगे ना, ये जूम करिए आप इस पे, ये रिंग्स लगे ना, ये पर्दों के लिए होते थे मोस्टली जी। और जैसे ये देखिए इस पे आर्च के ऊपर भी लगे हैं रिंग्स, लेकिन ब्रैकेट के बीच में जो रिंग्स लगे हैं ना, वो कैनोपी के लिए थे, टेंट के लिए। जैसे दिन के समय में कोई डांस वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज अगर किया गया तो इस पोर्शन को टेंट के जरिए कवर किया जाता था इन रिंग्स से। और आपके राइट साइड में डांसिंग प्लेटफॉर्म डांसर के लिए, और उसी के जस्ट सामने दीवाने खास है। तो राजा का जब भी यहाँ पे कोई डांस वगैरह ऑर्गेनाइज होता था या म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह, तो राजा का थ्रोन यहाँ पे लाया जाता था ऊपर, और उनके मिनिस्टर्स बैठते थे यहाँ पे। और लेडीज़ों को बैठने के लिए झरोके बने हुए देखिए आप ऊपर। जो मैंने आपको 360 में पेंटिंग दिखाई थी ना लक्ष्मी मंदिर में, वो इसी अपार्टमेंट की है। अच्छा। और ये जो होल आप देख रहे हैं ड्रेनेज के लिए था, रेनी वाटर को बाहर निकालने के लिए। जैसे आप तो राजस्थान से हैं, बेसिकली ज़्यादातर फोर्ट राजस्थान में ही है। तो जब भी आप कोई फोर्ट विजिट करो तो उसमें आपको हमेशा बड़े बड़े पानी के टैंक्स जरूर मिलेंगे। वो इसलिए रखते थे कि रेनी वाटर को थ्रू आउट द ईयर हार्वेस्ट कर सकें। लेकिन इस जगह को सिलेक्ट इसलिए किया गया था, नदी थी, तो यहाँ पे कभी भी रेनी वाटर को हार्वेस्ट ही नहीं किया गया, तो उसको इन ड्रेनेज के जरिए हमेशा महल से बाहर ही निकाल दिया जाता था जी।
तो ये क्वाइट सिंपल है, इसमें कुछ लेटर एडिशन जरूर हुए हैं क्योंकि ये उस समय बना है जब ये मुगल्स एंटर ही हुए थे इंडिया में, तो उस समय उनका फोकस था मोस्टली ज़्यादातर इंडिया की टेरिटरी को जीतने पे। तो इसमें जो लेटर एडिशन है, देखिए आप जो आर्चेस देख रहे हैं ना, मल्टीफोलेटेड आर्चेस, ये सब 17th सेंचुरी का है। महल 16th सेंचुरी का है, लेकिन ये 17th सेंचुरी मीन्स किसी राजा ने इसको बाद में इसमें ऐड कराया होगा। और यहाँ पे फ्लोर पे भी 2 रिंग्स हैं, ये इसमें बाम्बूज लगाए जाते थे बड़े बड़े। ये देखिए आप, एक ये है, सेकंड वन वहाँ पे है। इनसे बाम्बूज लगा के टेंट, सामियाना जिसको बोलते हैं ना, एक छतरी का रूप देना, वो किया जाता था इनके जरिए। और इन आर्चेस के थ्रू अंदर जाएंगे तो ये उनका डाइनिंग हॉल था राजा का। इसमें से शुरू होती है पेंटिंग। देखिए आप ओरछा की, ये सभी 16वीं शताब्दी की पेंटिंग है, 500 साल पुरानी पेंटिंग है सभी। और इनको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग सर जी। अब पेंटिंग समझने के पहले आप ये देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है। बिल्डिंग में उन्होंने यूज किया है जो पत्थर, वो था ग्रेनाइट। सैंडस्टोन जरूर यूज हुआ है, लेकिन वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज हुआ है एक्सटीरियर पार्ट में। लेकिन बिल्डिंग के अंदर कौन सा पत्थर है? ग्रेनाइट, हार्डेस्ट रॉक है। फिर उस पत्थर के ऊपर, ग्रेनाइट के ऊपर, उन्होंने 3 डिफरेंट लेयर्स प्लास्टर की यूज की है। पहली जो लेयर थी प्लास्टर की, वो थी मड प्लास्टर की, जो लाल मिट्टी का बनाते थे। दूसरी लेयर थी लाइम मोर्टार, ये देखिए आप, ये दूसरी लेयर है प्लास्टर की, ये है लाइम मोर्टार का प्लास्टर। लाइम मोर्टार जो था वो 5 चीज़ों को मिला के बनाते थे, 5 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। पहला था स्वीट लाइमस्टोन, चूना पत्थर। दूसरा था ब्रिक्स, जो उस समय लखोरी ब्रिक्स चलते थे, पतले वाले, वो पल्वराइज्ड ब्रिक्स जिनको बोलते हैं। तीसरा था जैगरी, गुड़। चौथा हेम्प, एक प्लांट होता है जिसके फाइबर्स यूज होते हैं रोप्स बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए। वो इसलिए डालते थे जूट जैसा कि प्रिवेंट करे क्रैक को, फाइबर रहेगा तो क्रैक नहीं होने देगा। और 5वीं चीज थी ब्लैक लेंटिल, उड़द की दाल। तो इन 5 चीजों को एक सर्टेन रेशोज में मिला के टैंक्स में रख दिया जाता था 21 दिन। अच्छा जी, 21 दिन मतलब कि आप ये कह लीजिए कि अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। और फिर 21 दिन के बाद उसको प्लास्टर के रूप में यूज करते थे। और इसको डबल पीरियड दिया जाता था सूखने के लिए। जैसे 21 दिन उन्होंने फर्मेंटेशन के लिए रखा, तो इसको 40 से 42 दिन देते थे सूखने के लिए। तो परहैप्स दिस इज द रीजन द मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया दे आर स्टिल सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। और तीसरी जो लेयर आप ये देख रहे हैं 2 से 4 मिलीमीटर की, ये है स्टको। ये बनी है लाइम और शीशल और काउरीस, कौड़ी पीस के डाली गई है इसमें। तो जब आप इसको टच करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मार्बल है। तो इसी लेयर पे पेंटिंग की गई है, इनको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को उस समय 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी, ब्यूनो फ्रेस्को और सेक्को फ्रेस्को। ब्यूनो की जाती थी हमेशा गीले प्लास्टर पे और सेक्को की जाती थी हमेशा ड्राई प्लास्टर पे। तो जो पेंटिंग ओरछा में हुई है ये सभी ब्यूनो फ्रेस्कोस हैं, मीन्स ये सभी गीले प्लास्टर पे की गई। अब करते कैसे थे इनको, क्योंकि तो बहुत ही हाई स्किल चाहिए इसके लिए, तो करते कैसे थे, किया करते थे वो कि पर डे, एवरी डे वो 1 बाय 1 का सेक्शन लेते थे, उस पर तीसरी लेयर का प्लास्टर करते थे और हाल के हाल पेंटिंग करना शुरू कर देते थे। क्योंकि जो मेजर डिसएडवांटेज था इस टेक्निक का वो था टाइम लिमिट। जैसा आप जानते हैं प्लास्टर 8 या 10 घंटे में सूख जाता है, तो उसके सूखने के पहले उनको वो सेक्शन एनी हाउ कंप्लीट करना होता था। अगर किसी कारण से किसी रोज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे उसको पूरा हटाते थे और नए सिरे से करते थे। लेकिन एडवांटेज क्या हुआ, जब गीले प्लास्टर पे नेचुरल डाइज, वेजिटेबल डाइज लगाई गई तो प्लास्टर ने कलर्स को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ना, ये सब परमानेंट हो चुके हैं प्लास्टर में। तो जब ये ऊपरी लेयर गिरेगी ना 2 से 4 मिलीमीटर की, तभी ये पेंटिंग खराब होंगी, अन्यथा इन पेंटिंग को कोई हार्म नहीं। देखिए आप, ये देखिए लाइम वाटर बाहर आ गया है दूसरी लेयर, तो उतनी एरिया खराब हुआ है, अन्यथा इस पेंटिंग को कोई हार्म नहीं है। देखिए आप, तो इसी कारण से पेंटिंग अभी भी बची हुई है बिकॉज ऑफ टेक्निक। और एक पर्शियन कारपेट की पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पे, और उसके नीचे रॉयल प्रोसेशन दिखाया गया है, राजा को हाथी पे हर सेक्शन में दिखाया गया है कैनोपी में। और जहाँ से प्रोसेशन शुरू हो रहा है देखिए आप, यहाँ से अबव द हॉर्सेस कुछ लेडीज खड़ी हैं, देखिए वॉल्कनी के पीछे, बिडिंग देम गुड बाय और वेलकम के लिए। तो पूरा रॉयल प्रोसेशन का सीन है। और जहाँ पे आप अभी खड़े हैं ये डाइनिंग हॉल था राजा का जी।
और ऐसा कहते हैं कि सेम जो आपने ऊपर कारपेट की डिज़ाइन देखा है ना, सेम कारपेट इस रूम में यूज़ होता था कि राजा को ऐसा लगे जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये सभी जितने भी रिंग्स हैं सब कर्टन्स के लिए यूज़ होते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्टन्स के लिए थे। और ये केवल सेंट्रल आर्च खुली छोड़ दी जाती थी क्योंकि इसमें है पानी का टैंक, इसमें पानी भर के एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स डाल दिए जाते थे। अभी भी इसमें देखिए 2 रिंग्स एम्बेडेड हैं सीलिंग पे। तो इनसे क्या करते थे, बड़े बड़े पर्दे लटकाते थे कर्टन्स, और फिर उनसे हवा की जाती थी। पानी था तो ठंडी हवा जाएगी, और एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम डाले तो सुगंधित हवा, मीन्स एयर कंडीशनिंग का सिस्टम था ये उनका उस समय का, कि ठंडा कैसे रख सके कमरे को। तो इसमें पानी भर के रखते जी, पानी भर के रखते थे और फिर उससे हवा की जाती थी। और ये जितनी भी आर्चेस हैं सब ट्रू आर्चेस हैं। मल्टी फॉलिएटेड आर्च है, ये पॉइंटेड लीफ आर्च है सेंटर में। ये सभी इस्लामिक आर्चेस हैं। बस इसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस जो हिंदुइज्म का है वो है लोटस ब्लूम इन द मिडिल। लोटस ज़्यादातर आपको हिंदू आर्किटेक्चर में मिलेगा। ये सर रानी का कमरा है, महारानी का, एक्चुअली जो फर्स्ट वाइफ थी राजा की उनका कमरा था ये जी। और जितने भी बुंदेला राजा हुए हैं ऑलमोस्ट सभी वैष्णव थे, विष्णु के भक्त थे। तो इनमें ज़्यादातर आपको विष्णु से रिलेटेड पेंटिंग मिलेंगी। जैसे जो 10 अवतार की कॉन्सेप्ट है उनकी पेंटिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से शुरू होते हैं, आइए प्लीज़। ये देखिए, जैसे आप ये शुरू करेंगे यहाँ से, मत्स्य, कुर्मा, बराह, नरसिंह, फिर यहाँ पे आइए इस साइड बामन अवतार है राजा बलि के सामने, छठ में परशुराम जी हैं। अच्छा। अब 7वीं जो पेंटिंग है, 7वां इनकारनेशन था, वो देखिए राम जी का है। अब इसमें कोई आपको कोई अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है इस पेंटिंग में? जैसे राम जी की पेंटिंग और स्टैचूज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या देखा होगा उस पेंटिंग में? वो खड़े रहते हैं, हमेशा स्टैंडिंग पोज में रहते हैं, उनके हाथ में धनुष बाण होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे राजा है, तो ये यहाँ पे राजा के रूप में बैठे हुए हैं पेंटिंग में भी। तो यहाँ पे इनको राजा के रूप में दिखाया गया। दरबार लगा हुआ है उनका, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, हनुमान जी है और जामवंत है। 8वां जो अवतार था वो कृष्ण भगवान का है, देखिए। और 9वां यहाँ पे पेंटिंग थी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, और 10वां ये कल की अवतार होगा फ्यूचर में। इसके इतर कुछ अलग पेंटिंग भी इस रूम में, जैसे आप देखेंगे समुद्र मंथन की पेंटिंग है, जो दूसरा अवतार हुआ था विष्णु भगवान का कुर्मा के रूप में, वो इसी के लिए हुआ था, समुद्र मंथन के लिए। इसके आगे ये राजा को गाय डोनेट करते हुए दिखाया गया है, गाय दान करते हुए। आगे फिर एक सूर्य भगवान है, ये अहिल्या का एपिसोड है जो राम जी ने तारा था। यहाँ पे करीब 6 साल पहले पेंटिंग थी विष्णु भगवान की, शेषनाग पे लेटे हुए, जो आपने लक्ष्मी मंदिर में देखी थी ना, सेम वैसी पेंटिंग थी यहाँ पे। अब एक पेंटिंग ये है सर, इसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से जो गजेंद्र थे ये विष्णु के बहुत भक्त थे, और इनका जो काम था एवरीडे का वो था किसी भी तालाब से एक कमल का फूल तोड़ना और विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पित करना। लेकिन जब एक बार ये तोड़ रहे थे तो वहीं पे एक क्रोकोडाइल ने इनका लेग ग्रैब कर लिया था, पहले इनको मारने की कोशिश की। तो देखिए, फिर जब इन्होंने अपने भगवान को प्रे किया गजेंद्र ने, तो विष्णु भगवान धरती पे आए और इस क्रोकोडाइल को मारा और अपने भक्त को बचाया। अब इसमें क्या है इस पेंटिंग में देखने लायक, एक टीचिंग ये है इसमें कि जब आप अपने भगवान को प्योर हार्ट से कॉल करोगे तो वो टाइम नहीं लेंगे आपकी मदद करने के लिए। देखिए इसमें पेंटिंग में विष्णु भगवान, देखिए पैर देखिए उनके बेयरफुट है, इस साइड गरुड़ बने हैं। मतलब कि विष्णु भगवान इतनी जल्दी में थे कि ना तो उन्होंने शूज पहने और ना ही अपने ट्रांसपोर्ट को कॉल किया, धरती पे आए और क्रोकोडाइल को मारा और अपने गजेंद्र को बचा लिया। और इसी में एक और टीचिंग है जो डीप फिलॉसफी है, वो ये है गजेंद्र मोक्ष में कि हम सब गजेंद्र की तरह हैं। और आप जैसा जानते हैं कि हमें इस धरती पे भेजा गया है अपनी जो इंडिविजुअल सोल है उसको यूनाइट करने के लिए, किससे? यूनिवर्सल सोल से। तो आप गजेंद्र की तरह अपलिफ्ट करिए अपने आप को। ये जो क्रोकोडाइल है क्या है? इल्यूजन है, माया है, ये आपको नीचे की ओर खींचेगी। तो आपको गजेंद्र की तरह ऊपर होना है, अपलिफ्ट होना है, तो आप अपने भगवान को ईजिली अचीव कर लोगे। तो इसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। फिर ये नेक्स्ट वाली जो पेंटिंग जो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, हाँ, माइट ऑफ बुंदेलास। फिर ये राजा रानी हाथी के चैरियट पे है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में। इनको इसीलिए गॉड ऑफ गुड लक क्यों कहा जाता है? रिद्धि मीन्स वे एंड सिद्धि मीन्स लक, वे टू लक, सो ही इज अ गॉड ऑफ गुड लक। और सेंटर में विष्णु भगवान
और ये राइट में कृष्ण भगवान। ऊपर ये फ्लोरा एंड फौना का सीन है। आपने अगर गौर किया होगा, जब आप जहांगीर महल के मेन एंट्रेंस पे गए थे तो वहाँ पे कुछ मंदिर देखे होंगे आपको इस तरीके के बने हुए। फिर जंगल भी है वहाँ पे, नदी उसको सराउंड कर रही है, और उस समय 16th सेंचुरी में ऐसे एनिमल्स भी रहे होंगे। तो ये फ्लोरा एंड फौना का सीन है 16th सेंचुरी का। और उसी के आगे फिर ऐसे आएंगे आप घूम के, पेंटिंग है एक दुर्गा जी की। और यहाँ पे आइए आप, एक बहुत ही ट्रिकी पेंटिंग है। ये साउथ में किसी जगह ये स्कल्पचर बना हुआ है, इस पेंटिंग का मूर्ति बनाई हुई है। इस तरीके के पेंटिंग पेंटर्स इसलिए बनाते थे कि राजा को अट्रैक्ट कर सके, उनसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पा सके। अब इस पेंटिंग में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, राइट साइड में हाथी, लेफ्ट साइड में बुल। हाथी पे कौन है? विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, और नंदी पे कौन है? शिव जी और पार्वती जी। तो जब आप इस पेंटिंग में जो हाथी का ब्लैक पार्ट है ना, उसको अगर आप एक हाथ से कवर करेंगे ना, तो ये आपको लगेगा जैसे बुल सर उठाए हुए है, उसके 2 हॉर्न्स। और जब इसके आप लेग्स को कवर कर देंगे बुल के, तो ये लगेगा जैसे हाथी की ट्रंक आ रही है और उसके 2 टस्क, मीन्स कि 2 एनिमल्स को एक हेड के जरिए कवर किया है पेंटर ने जी। तो ये ट्रिक है उसकी उस समय की। तो इस तरीके की पेंटिंग बनाते थे। और ये सभी कमरे एक दूसरे से पहले इंटरकनेक्ट थे जी, मीन्स बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, किसी भी कमरे से किसी भी कमरे में जा सकते थे। देखिए यहाँ पे आर्च है, मीन्स ये दरवाजा था। इस साइड भी ये दरवाजे थे, देखिए ब्रिक्स बाद में लगाए गए हैं यहाँ पे। ये भी एक दरवाजा ही था, कोई अलमारी वगैरह नहीं थी, दरवाजे ही थे सभी। आपके पीछे भी ये दरवाजा था। तो मीन्स ये पहले फुल ऑफ वेंटिलेशन, फुल ऑफ लाइट था कमरा। लेकिन गवर्नमेंट ने अब केवल सिंगल डोर वे एंट्री इसलिए रखी है कि कम से कम सनलाइट कमरे में आए। अगर सनलाइट ज़्यादा आएगी कलर्स फेड कर देगी, तो इस कारण से केवल सिंगल डोर वे एंट्री रखी गई। अब यहाँ पे दरवाजा था, ये देखिए आर्च दिख रही है छोटी सी, इस साइड भी ये आर्च है। तो मीन्स ये दरवाजे ही थे पहले। लेकिन ये तो क्या है कि बाद में गवर्नमेंट ने इनके रख रखाव के लिए, क्योंकि इसके लिए स्किल चाहिए, केवल मनी मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने आपको टेक्निक बताई कि गीले प्लास्टर पे करना है और सेक्शन वाइज सेक्शन करना है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि इनको रेनोवेट या रिस्टोर कर दिया जाए इन पेंटिंग्स को। तो जितना हो सके प्रिजर्व हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया दरवाजे। और ये सर लेडीज़ अपार्टमेंट है। इस सेंटर में इसके देखिए प्लेटफॉर्म ओकेजनली यूज़ होता था, जैसे कोई पूजा वगैरह, यज्ञ वगैरह, कोई डांस वगैरह हुआ लेडीज़ अपार्टमेंट, तो ये प्लेटफॉर्म ही यूज़ होता था। इसमें कमरे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, सेंटर वाला है वो राजा का, और जो आपने देखा वो रानी का था, और दोनों तरफ हैं उनकी रानियों के। और फर्स्ट फ्लोर पे 4 पवेलियंस बनाए गए थे जो कि लेडीज़ यूज़ करती थी दिन के समय कोई गेम्स वगैरह खेलने के लिए। और मोस्टली ज़्यादातर कॉरिडोर खुले हुए रखे गए हैं वेंटिलेशन के लिए, लेट द एयर पास, हवा के लिए। और इसमें जो गार्ड्स होते थे लेडीज़ अपार्टमेंट में, वो यूनिक्स होते थे जी, कि वुमेन्स को कोई थ्रेट ना हो। तो ये उसी समय टेक्निक आई थी, जब उस समय भी इनका बहुत ही रुआब था, इनका भी यूनिक्स का भी। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, बादशाह वाला और वजीर वाला। बादशाह वाला दे यूज टू सर्व टू द रॉयल फैमिली, लाइक फॉर द बादशाह, फॉर द एम्परर। और जो वजीर वाला था वो नॉवेल्स को, लाइक मिनिस्टर्स, चीफ ऑफ आर्मी, उन्हें सर्व करते थे। और मलिक काफूर का तो आपने सुना ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने साउथ को इन्वेट कर लिया था। ये फॉल्स डायमंड डिज़ाइन है, ये सारा इस्लामिक पैटर्न पे बना हुआ है, लो रिलीफ वर्क है ये लाइम का। और इस तरह पे लोटस पेटल्स हैं, देखिए यहाँ पे ये सारी लोटस पेटल्स हैं। इन सभी में कलर्स थे पहले। और जो अंदर वाला कमरा है वो ब्यूटीफुली पेंटेड है। सेम पेंटिंग यहाँ पे भी है जो आपने रानी के कमरे में देखी थी। ये अवतारों की पेंटिंग है, यहाँ से शुरू होती है मत्स्य, कुर्मा, परा, नरसिंह। फिर इस साइड आई है, यहाँ पे देखिए वामन अवतार ब्लू कलर के छोटे से खड़े हैं। फिर परशुराम जी हैं, ये राम जी की पेंटिंग, कृष्ण। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पेंटिंग बची हुई है। अब इसमें आप इनको बुद्ध क्यों कहेंगे, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे आधे विष्णु आधे बुद्ध हैं, तो इनके ऊपर के 2 हाथ आप देखिए विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक में चक्र है एक में शंख है, लेकिन नीचे के 2 हाथ इनके बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेडिटेशन पोज में है। तो ये बुद्ध है यहाँ पे जी। अब यहाँ पे जो 10वां अवतार था उसके लिए जगह नहीं बची थी, क्योंकि उतना साइज में बनाना था उन्हें, तो कल्कि को यहाँ पे बनाया गया है इस निश में। और ये पेंटिंग आप उसमें मिस कर गए थे क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, मैंने बताया था आपको। तो ये विष्णु भगवान की ऐसी सेम पेंटिंग उस कमरे में भी बनी हुई थी।
लेकिन ये राजा का कमरा था तो इसमें मोस्टली ज़्यादातर पेंटिंग है कृष्ण भगवान की। अब ये देखिए आप जो वस्त्र चुराए थे कृष्ण भगवान ने यमुना नदी के किनारे जब लेडीज स्नान कर रही थी तो उसकी पेंटिंग है। तो एक यहाँ पे ज़्यादातर आपको पेंटिंग मिलेगी कृष्ण भगवान की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये राजा का कमरा है और जिस राजा ने इसको कंप्लीट कराया था मधुकर शाह जी, वो थे यहाँ पे कृष्ण के भक्त। तो उन्होंने ज़्यादातर अपने कमरे में कृष्ण की पेंटिंग बनवाई है। तो ये देखिए गोवर्धनधारी कृष्ण है। अब इन पेंटिंग में गौर करने वाली बात क्या है, साइड फेसेस पेंटिंग होंगी और आइज जो होंगी आलमंड शेप होंगी। तो ये टिपिकल राजपूताना स्टाइल होंगी क्योंकि ये भी राजपूत थे, इन्फ्लुएंस था। अब लेकिन आप इसमें पेंटिंग में आर्च देखिए, आर्च बन रही ना ऊपर, फ्रेम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर फ्लोरल पैटर्न है। तो ये फ्लोरल जो है पूरा इस्लामिक उससे आएगा सर, लेकिन जो ये लिविंग फिगर होंगे पूरा हिंदुइज्म से होगा। अब जो आर्चेस हैं हर पेंटिंग में ये मल्टीफोलिएटेड आर्च बनाई गई है। देखिए यहाँ पे बनाई गई है इस तरीके से, देखिए इसमें भी बनी हुई है मल्टीफोलिएटेड आर्च। तो पूरा इस्लामिक ब्लेंड कर दिया गया। और फिर इसमें आप गौर करने वाली बात है कि इसमें आपको राजपूत इन्फ्लुएंस के साथ साथ पर्शियन इन्फ्लुएंस भी मिलेगा इन पेंटिंग में। यहाँ से देखिए आप, ये जैसे सुदामा जी की पेंटिंग है, ये कृष्ण भगवान के बाजू में। अब उनकी बियर्ड आप देखिए और कैप देखिए आप, पर्शियन लुक आएगा उस पर, जबकि हिंदू राजा का महल है। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे इस आदमी को देखिए यहाँ पे पूरा पर्शियन लुक में है, मतलब आउटफिट भी उनके उसी हिसाब से होंगे जी, बिल्कुल लंबी जी, और आउटफिट भी पर्शियन उसमें आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा राजपूताना लुक मिलेगा। देखिए आप लेडीज के आउटफिट्स, ये पूरा राजपूत उसमें आएगा स्टाइल में। अब यहाँ पे देखिए पेट डॉग था उनके पास, पालतू डोमेस्टिक एनिमल्स थे। ये देखिए जगलर के साथ में फिर लेडीज़ों को किसी फेस्टिवल के दौरान डांस करते हुए दिखाया गया यहाँ पे। तो ये हारमोनी का सिंबल है, देखिए यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का। इस साइड कुछ ये पेंटिंग है, जैसे नारद जी और गरुड़ जी की है। ये सिंबलाइज करता है श्रुति और स्मृति को जी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले हिंदुइज्म में लिखा नहीं जाता था, केवल ओरली ट्रांसफर होता था जनरेशन बाई जनरेशन। तो ये उसी को सिंबलाइज कर रहा है। गरुड़ जी सुना रहा है किसको, नारद जी को। लेकिन फिर कुछ समय बाद, ये लाइन दिख रही है आपको, कुछ समय बाद ये देखिए बुक्स लिखना शुरू हुए फिर गुप्ता पीरियड में। तो ये फिर ये देखिए साधु भी बॉन्ड से बंधा है, नॉलेज का बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ नॉलेज है। तो ये सब लिखना फिर शुरू हुए हैं यहाँ पे। ये मतलब हर चीज़ को, जैसे नीचे आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए पॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो आयुर्वेदा वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। आइए अब दीवारें आप देखिए 1 से 1.5 मीटर की मोटी है ये। अब ये गर्म हो ही नहीं पाएंगी दिन भर में और फिर ठंडी होने लगेंगी। तो ये टेम्परेचर इसीलिए यहाँ पे ठंडा रहता है कमरे में अंदर। अगर आप कभी अप्रैल मई में भी आए ना तो कमरा ही ठंडा ही रहता है, क्योंकि दीवारें इतनी मोटी दी गई। और फिर ये देखिए आप क्रॉस वेंटिलेशन है, ये तीनों डायरेक्शन में है, 1 2 और फिर एक इस साइड है, देखिए यहाँ पे। और चौथे में दरवाजा है कि किसी भी डायरेक्शन से हवा चलेगी कमरे में जरूर आएगी। अभी भी आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे ना, फील करेंगे हवा को। अब इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे वाइड है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ये नैरो हो जाएगा। और नैरो केस से जब हवा आएगी, विंड एंटर होगी और ये एक्सपेंड होगी, तो ये ठंडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो आज के समय में रेफ्रिजरेटर में टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ना, बर्नौली के लॉ के हिसाब से या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, वो उन्होंने 16वीं सेंचुरी में अप्लाई कर दी थी यहाँ पे। बस यही है कि वो पेटेंट नहीं करा पाए उस चीज़ को, नहीं तो लॉ ऑफ बुंदेला होता वो। अब यहाँ पे देखिए आप ये पेंटिंग, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। इसको बोलते हैं द्वादश नारी कुंजर। यहाँ पे 12 लेडीज मिलके एक हाथी को बना रही हैं। ये 12 लेडीज हैं इसमें। इस पेंटिंग को बोला गया है द्वादश नारी कुंजर। द्वादश नारी मीन्स 12 लेडीज, कुंजर मीन्स हाथी को बनाते कुछ। तो ये द्वादश नारी कुंजर। और फिर एक राजा का कमरा था, तो इसमें आपको मैंने कहा ना, देखिए एक कृष्ण भगवान की पेंटिंग है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो ये भी कृष्ण है, फिर इस साइड भी कृष्ण है। देखिए आप, ज़्यादातर कृष्ण ही होंगे। देखिए डांसिंग पोज हैं कृष्ण भगवान के। फिर यहाँ भी कृष्ण आ गए। कुछ इससे अलग ये देखिए हंटिंग सीन है। यहाँ पे हंटर्स को दिखाया गया है। क्रॉस इसलिए दिए जाते थे कि अंदर से बाहर का सब दिखाई देगा, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, बिल्कुल डार्क है अंदर। एक क्रॉस में चले गए 2,
और लेकिन आप अंदर होंगे जब तो आपको बाहर का पूरा दिखाई देगा। तो ये वेंटिलेशन का काम हाँ, ये वेंटिलेशन के लिए है, सभी क्रॉस वेंटिलेशन है ये सभी। ये भी कमरा है एक, ये रानियों के कमरे थे। इनमें पेंटिंग अभी इसलिए बची हुई है क्योंकि इनमें लाइट उतनी ज्यादा नहीं आ पाई। एक किसी रानी का कमरा था, इसमें देखिए आप कुछ पेंटिंग जैसे रानियों की ही बची हुई हैं। इस तरीके से रानियां रहती थी, जैसे पीकॉक्स वगैरह उनके हाथ में है। फिर ये उनकी लाइफ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे रानी को बेड पे लेटे हुए दिखाया गया है, एक लेडी उनकी मसाज कर रही है, एक लेडी उनको फैन कर रही है, फिर एक कुछ लेके खड़ी है पीने के लिए। तो उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इस साइड कुछ रॉयल लेडीज देखिए झूले में भी हैं, यहाँ पे चेयर पे भी बैठी हुई हैं, देखिए दासियाँ खड़ी हुई हैं उनके दोनों तरफ। फिर ये दो रानियाँ बात करती हुई, फायर प्लेस है, सब उनकी लाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है। पीकॉक्स वगैरह बैठे हुए, यहाँ पे पूरा सोशल रिप्रेजेंटेशन है लाइफ का, 16th सेंचुरी की लाइफ का। ये देखिए, अब जैसे फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए तो उनके लिए सबसे यूनिक ये चीज़ होती है कि छोटे लोग बड़ों के पैर क्यों छूते हैं। तो इसमें भी साइंस है। जब पैर छूते हो, बड़े लोग सर पे हाथ रखते हैं तो एक सर्किल बनाते हैं एनर्जी का, तो इसलिए बनाया जाता है। ये पूरा देखिए यहाँ पे सिस्टम, पूरा लाइफ रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे उसी समय का।